विजय नाम का युवक जो लखनऊ से दिल्ली जा रहा था ट्रेन में सफर करके और उसने स्लीपर कोच की टिकट ले रखी थी। वह अपनी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके सामने की जो सीट थी वो पूरी तरह से खाली थी और बहुत देर से वो यही सोच रहा था कि इस सीट पर आकर कौन बैठेगा। ट्रेन अपने गंतव्य के लिए निकल जाती है और जब लगभग आधा सफर तय होता है तो उसी दौरान उस ट्रेन के लिए एक स्टेशन आता है, जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और उस ट्रेन के उसी डिब्बे के अंदर एक लड़की चढ़ती है जिसका नाम मधु होता है। मधु की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 18 साल थी और देखने से भी बिल्कुल बच्ची प्रतीत हो रही थी। इसके बाद मधु उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और उसके बाद दो बैग थे जिन बैगों को वो अपने पास रख लेती है। वहां पर आकर वो बैठ जाती है और बैठने के बाद से ही वो ये दिखाने लगती है, दूसरों को जताने लगती है कि जैसे उस बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो ऐसी यात्राएं काफ़ी ज़्यादा कर चुकी है। विजय जब उसकी तरफ गौर से देखता है तो वह पहचान जाता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, हो सकता है इसकी पहली यात्रा हो। इसके बावजूद जो विजय होता है वो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है। अब ये ट्रेन है दोबारा से आगे की तरफ चलने लगती है और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो उसी दौरान जो मधु है वो इधर उधर देखने लगती है और देखते हुए विजय से हिचकते हुए पूछ लेती है, क्या आपके पास सिम चेंज करने वाली पिन है? क्योंकि मधु के पास एक फ़ोन था और जिस फ़ोन की सिम को चेंज करने के लिए वो पिन लगा करती है। अब इसके बाद विजय पहले तो उस लड़की की तरफ देखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। दरअसल विजय के पास एक चाबी का गुच्छा था और उस गुच्छे में उस पिन को उसने लगा रखा था। इसके बाद विजय अपने उस गुच्छे को निकालकर उस लड़की को दे देता है और वह लड़की उस गुच्छे की उस पिन की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन की सिम निकाल देती है और उसके अंदर एक नई सिम फिट कर लेती है। नई सिम फिट हो गई थी और इसके बाद वो दोनों आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। जब मधु ने नई सिम फिट कर ली थी तो उसके बाद वो चाबी का गुच्छा उल्टा उसे पकड़ा देती है और विजय उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद सफर आगे की तरफ तय होने लगता है और धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य तक जाने लगती है। अब जो विजय होता है, विजय बार बार मधु की तरफ देखता और मधु को देखने के बाद बहुत कुछ सोच रहा है, क्योंकि मधु की हरकतों से जाहिर हो रहा है कि मानो वो पहली बार यात्रा कर रही हो और दूसरों को ये दिखा रही हो कि उसे कितनी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पर यात्रा करने की। तभी थोड़ी देर बाद मधु जब अपने फ़ोन को देखती है सिम लगाने के बाद, तो वह अपने फ़ोन को देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इस बात को जो विजय होता है वो नोटिस कर लेता है। इसके बाद विजय अपनी तरफ से पहल करते हुए पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या आपके फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई है? अगर आपको दोबारा से पिन चाहिए तो आप पिन ले सकती हो। तो इसके बाद वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी सिम के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे और ये नई सिम ली है, फिर इसके अंदर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे? तो उसके बाद विजय कहने लगता है कि जो नई सिम हुआ करती हैं तो उसका वेरिफिकेशन हुआ करता है, तो थोड़ी देर में आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगा और उसके बाद आपको वेरीफाई कराना होगा। अब इस बात को सुनकर मधु थोड़ी सी शंका में पड़ जाती है और कहने लगती है कि वेरिफिकेशन, कैसा वेरिफिकेशन कराना होगा? तो विजय कहने लगता है कि आजकल जितने भी नए सिम खरीदे जाते हैं तो उनका एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होता है। वो बताना पड़ता है कि हमारा एड्रेस ये है, हमारा नाम ये है, और उससे वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सिम जिसने खरीदी है उसी के पास चली गई है। इस बात को सुनकर मधु थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहती है। इधर जो विजय था वह भी इस बात को कहने के बाद चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मधु कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ये सिम किसने खरीदी है, क्योंकि मुझे तो इसे किसी ने दिया है। अब इस बात को सुनकर विजय हैरान होता है और कहने लगता है कि क्यों, आपको क्यों नहीं पता? उसको पता होगी जिसने आपको ये सिम दी है, तो आप उससे पूछ लीजिए। तो वो कहती है कि पूछ तो मैं लेती, लेकिन फिलहाल मैंने अपनी वो पहली वाली सिम तो तोड़ दी है और इस सिम का अभी नेटवर्क नहीं है, तो मैं कैसे फ़ोन करूं? इसके बाद जो विजय होता है वह उसे अपना फ़ोन देने लगता है और कहता है कि तुम इस फ़ोन से फ़ोन कर सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मधु होती है वो एकदम से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसा कहकर मधु अपनी सीट पर बैठ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ चिंता खाई जा रही थी। इधर जो विजय था वह मधु के बारे में बहुत कुछ सोचता है और सोचने लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है और क्या परेशानी है इसको। यही सोचकर विजय मधु से बात करने लगता है और स्टार्टिंग में वो कहने लगता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही उम्र की है। अब इस बात को सुनकर जो मधु है वो समझ जाती है कि विजय कोई बेकार व्यक्ति नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति है, इसी वजह से वह उसकी तुलना उसकी बहन से कर रहा था। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो, मैं आपकी बहन के बराबर ही हूँ, क्योंकि आप मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो। तो विजय होता है उससे पूछने लगता है कि चलो ठीक है बहन, तुम ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? तो उसके बाद जो मधु है वो कहने लगती है कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगी। अब जब विजय सुनता है कि वो आज़ाद होने के लिए बोल रही है तो वह कहने लगती है कि आज़ाद, किससे आज़ाद हो जाओगी? तो मधु बताती है कि उसी चीज़ से आज़ाद हो जाऊंगी जिससे सभी लड़कियां आज़ाद होना चाहती हैं, अपने घर वालों से।
मैं अपने घर वालों से भागकर आई हूँ और दिल्ली जाते ही मैं उनसे आज़ाद हो जाऊंगी। यह बात सुनकर विजय थोड़ा सा हैरान होता है और उसके बाद पूछने लगता है कि ये बताओ, तुम जब भागकर आई हो तो क्या अकेली ही घर से भागकर आई हो क्या? तो मधु कहने लगती है कि देखो, मैं अकेली तो नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बात करने के लिए मना किया गया है। तो विजय कहने लगता है कि किसने मना किया है? तो वो पहले तो बताने से मना करती है, लेकिन जब विजय कहता है कि अगर तुम घर से भागकर आई हो प्रेम के लिए, तो मेरी भी लव मैरिज थी और मैंने भी प्यार करके ही शादी की थी। अब जब मधु सुनती है कि सामने वाले बंदे ने भी लव मैरिज की है, तो उसे अपनापन सा फील होने लगता है और उसके बाद वो उससे खुल के बातें करने लगती है। कहती है कि हाँ, मेरा भी प्रेमी है और उसी के लिए मैं घर छोड़कर आई हूँ। तो विजय पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है? तो वो कहती है कि वो यहाँ नहीं है, वहीं पर उसके पास ही मुझे जाना होगा। इस ट्रेन से मैं दिल्ली पहुंचूंगी और दिल्ली से मुझे 3 बसें बदलनी है, जिनका इंतजाम उसने पहले ही कर रखा है। और ये सिम जो मैंने अभी भी फ़ोन के अंदर डाली है, ये सिम भी मुझे उसने ही दी है। यह सब कुछ सुनकर जो विजय होता है पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह लड़की किसी लड़के के लिए घर से भागी है। इधर जो मधु थी वह भी विजय की बातों में इंटरेस्ट लेने लगी थी और वह उसके बारे में पूछने लगती है कि आप कौन हो और आपकी पत्नी का नाम क्या है। तो जो विजय होता है उसे अपनी पत्नी का नाम सीमा बताता है और कहता है कि हम दोनों की भी लव मैरिज थी, लेकिन हमारे घर वालों ने एक साथ मिलकर वो शादी करवाई थी। तो इस बात को सुनकर वो थोड़ा आश्चर्य से में पड़ जाती है और कहने लगती है कि घर वाले ने मना नहीं की। तो वो कहता है कि हाँ, मना तो की थी, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि अगर शादी होगी तो घर वालों की मर्जी से होगी, वरना हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर लड़की बड़ी हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने भागने का फैसला नहीं किया? तो वो कहने लगता है कि हाँ, मेरी पत्नी सीमा ने तो कहा था कि हम लोग भाग चलते हैं, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया, क्योंकि मैं तो उससे केवल 2 सालों से प्यार करता था, लेकिन उसके पिता उसे बचपन से प्यार किया करते थे। और इस बात का एहसास अब तक भी मुझे होता है, क्योंकि जब मेरी और उसकी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद जब मुझे बच्ची हुई थी, तो बच्ची के लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया था, क्योंकि बच्ची के बचपन का सवाल था। अगर मैं अपने करियर के लिए विदेश चला जाता तो मेरी बच्ची का बचपन पूरी तरह से छिन जाता। ऐसा कहते हुए वह उसे मोबाइल के अंदर अपने बच्चों के फोटो दिखाता है। एक उसका लड़का था और एक उसकी लड़की थी। तो लड़की को देखकर वो कहने लगती है कि आपकी लड़की तो बड़ी ही प्यारी है। तो वो कहता है कि हाँ बेटी, प्यारी तो है, लेकिन बड़ा होकर अगर वो तुम्हारी तरह कोई कदम उठाने लगी तो मुझ पर क्या बीतेगी, इस बात के बारे में मुझे ही पता है। यह बात सुनकर जो मधु होती है, एकदम से उसे धक्का सा लगता है और वह सोचने लगती है कि सच में ही मेरे पिता भी मुझे बचपन से प्यार किया करते होंगे, लेकिन आज मैं उन्हें छोड़कर जा रही हूं तो उन पर बहुत कुछ बीत रहा होगा। लेकिन फिर भी उसके सामने अभी उसका प्रेम स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था, तो वह अपने पिता के प्यार की सोच को दबा देती है और उसके बाद विजय से और भी बातें करने लगती है। कहती है कि अगर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं थे तो उसके बाद तुम्हारी शादी कैसे हो गई। तो वह अपने बारे में उसे बताने लगता है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक कॉलेज में पढ़ने के बाद हम दोनों को प्यार हो जाता है। हम दोनों का प्यार काफ़ी दिनों तक चलता है और उसके बाद हम दोनों फैसला करते हैं कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए जब सीमा बोलती है तो मैं उससे साफ साफ कह देता हूं कि अगर हमारी शादी होगी तो घर वालों की मर्जी से होगी, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम दोनों ने प्यार किया है और प्यार हमारा अमर रहेगा, क्योंकि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है, ना कि तुम्हारे शरीर से। और अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी ना हो तो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर सीमा भी इसकी इस बात के लिए एग्री होती है और अपने पिता से विजय से शादी करने की बात करने लगती है। लेकिन जो सीमा के पिता होते हैं वो इस बात को सुनकर थोड़ा सा भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि लड़का हमारे लेवल का नहीं है और उससे हम शादी नहीं करेंगे। यह बात सुनकर सीमा को बड़ा ही बुरा लगता है और एक दिन सीमा मुझसे घर से भागने के लिए कहने लगती है। अब यह बात जब मैं सीमा के मुंह से सुनता हूं तो उससे मना कर देता हूं। कहता हूं कि नहीं सीमा, हम लोग भागेंगे नहीं, मैं एक बार खुद तुम्हारे पिता से जाकर बात करके देखता हूं, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर मैंने सीमा को समझा दिया था और उसके बाद मैं उसके पिता से बात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता हूं। सीमा ने मुझे बता दिया था कि पिताजी इस टाइम पर घर पर रहते हैं और उसी टाइम पर मैं वहां पर पहुंच गया था जहां पर सीमा घर के अंदर थी और उसके पिता बाहर हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। उसी दौरान मैं घर के अंदर जाता हूं और सीमा के पिता मुझे पहचानते नहीं थे और जैसे ही वो मुझे देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि हाँ भाई तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। तो इसके बाद मैं सीमा के पिता से बात करने लगता हूं और कहता हूं कि अंकल जी देखो, मेरा नाम विजय है और मैं आपकी बेटी से प्यार किया करता हूं। दरअसल आपसे सीमा ने बात की होगी, लेकिन आपने शादी के लिए मना कर दिया था और इसी वजह से मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं।
अब इस बात को सुनते ही जो सीमा का पिता होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी विजय उन्हें शांत कराता है और कहता है कि अंकल जी, मैं शादी की बात करने के लिए आया हूँ और आप तो खामखा मुझ पर गर्म हो रहे हो। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा और ना ही उससे मिलूंगा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार करता था और प्यार करता रहूंगा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से दिल से प्यार किया है। और मैं इसी बात को आपको बताने के लिए आया था, क्योंकि जब सीमा ने आपको मेरे और अपने प्यार के बारे में बताया था तो आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे कि कहीं इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अलग तरह का समय तो व्यतीत नहीं किया। और इसी बात का क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे पता था कि आप मेरी उससे शादी नहीं कराओगे, लेकिन आपको बताना जरूरी था, क्योंकि मैं सीमा से सच्चा प्यार किया करता हूँ और अगर कहीं पर भी इसकी कोई बदनामी होती है तो वो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दोनों का प्यार पूरी तरह से पवित्र था और हम लोग एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं मिले हैं जैसा आजकल के लोग प्यार को समझते हैं। ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और आपकी बेटी पूरी तरह से पवित्र है। आप मना करेंगे ये बात मुझे सीमा ने पहले ही बता दी थी, लेकिन मैं आपको इस बात को बताने के लिए आया हूं ताकि मेरी प्रेमिका की जिंदगी में कभी भी ये बात ना आ सके कि तुमने उस लड़के से प्यार किया था और तुम्हारे बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ होगा और तुम्हारी पवित्रता खंडित हो गई होगी। इस बात को कहकर विजय वहां से जाने लगता है। इधर सीमा अंदर बैठी बैठी इन सभी बातों को सुन रही थी और इन बातों को सुनने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अचानक से बाहर आती है और विजय को रोकती है। तो सीमा विजय से कहने लगती है कि तुम तो बात करने के लिए आए थे, लेकिन तुम तो मना करके जा रहे हो, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। इसके बाद विजय सीमा से कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुम्हें मेरी कसम है, अब तुमने अपनी आंख से एक भी आंसू निकाला तो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दूसरी बात यह है कि मैंने फैसला किया था कि अगर हम लोगों की शादी होगी तो माता पिता की मर्जी से होगी। मेरे घर वाले तो एग्री हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पिता एग्री नहीं है तो हम दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि भावनाओं को समाज नहीं रोक सकता। भले ही शरीर को रोक ले एक दूसरे का होने से, लेकिन हमारी भावनाएं एक दूसरे के लिए रहेंगी। तो सीमा कहने लगती है अपने पिता के सामने ही कि जो मैंने तुमसे कहा था अगर उसको मान लेते तो हम दोनों एक होकर अपनी जिंदगी को बिता सकते थे। तो जो विजय होता है वो कहने लगता है कि सीमा, अगर हम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे माता पिता को कितना ठेस पहुंचती और साथ में तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा वर्ड जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता। जो तुम कह रही थी कि भागकर शादी कर लेते हैं, तो उस काम को हम कर तो लेते, इसमें मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जीवन भर तुम्हारे साथ ये कलंक लग जाता कि भागकर शादी की है। लोग तुझे तरह तरह की बातों से संबोधित करते और ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने तुमसे मना कर दिया और यहाँ पर तुम्हारे पिता से बात करने के लिए आया। अगर वो हमारी शादी अपनी इच्छा से कराते हैं तो ये सबके लिए सम्मान की बात होगी और हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता और तुम्हारी भी इज्जत को कोई भी दाग नहीं लगेगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और मैं ऐसी उंगली तुम पर बिल्कुल भी नहीं उठवाना चाहता। अब जब सीमा का पिता इन सभी बातों को देखता है कि उसकी बेटी की आंख में आंसू भी नहीं देख सकता और ऊपर से उसके पिता की भी इज्जत किया करता है, इसी बात को देखकर जो सीमा का पिता है वो कह देता है कि बेटा मुझे माफ कर दो और मैं अब अपनी बेटी की शादी तुम्ही से कराना चाहता हूं। समाज चाहे जो भी कहे, मेरे रिश्तेदार चाहे जो भी कहे, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर इतने पवित्र प्यार को ठुकराने की मेरी हिम्मत नहीं है और मैं तुम दोनों की शादी की अनुमति देता हूं और मैं खुद अब तुम दोनों की शादी कराऊंगा। इस बात को सुनने के बाद सीमा भी बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद जो सीमा के पिता हैं वो हम दोनों की शादी करा देते हैं। अब मधु ट्रेन के डिब्बे में बैठकर इन पूरी बातों को सुन लेती है और पूरी बातों को सुनने के बाद उसके मन के भीतर एक अजीब तरह की लड़ाई होने लगती है। तभी उसी दौरान दिल्ली का स्टेशन आ जाता है जहां पर विजय और मधु दोनों को उतरना था और वहां पर विजय और मधु दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो विजय होता है वह मधु से विदा लेता है और जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी जो मधु होती है वह विजय से पूछने लगती है कि भैया जो मेरा प्रेमी है क्या वो भी मुझे इतना ही प्यार करता है। तो विजय कहने लगता है कि बहन देखो, इस बारे में मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये तुम्हारा जाति मामला है। मेरा प्रेम की जो कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी और मेरा प्रेम तो इसी तरह का था कि जो प्रेमिका है उसकी ना तो इज्जत को कोई हानि हो और ना ही उसके माता पिता पर कोई उंगली उठा सके। इसी वजह से मैंने भागने का फैसला कैंसिल कर दिया था और इसके बाद मैंने उसके पिता से बात की और वहीं पर जाकर उनकी सहमति से शादी करने की कोशिश की। तुम्हारे प्यार में जो तुम्हारा प्रेमी है वो बड़ा ही चालाक है, वो यहाँ तक आया भी नहीं, वहीं पर बैठे बैठे तुमको अपने पास बुला रहा है। ये तो एक तरह से होशियारी हुई, तुम्हारी इज्जत को जितने भी दाग लगे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर मधु पूरी तरह से समझ जाती है कि उसका प्रेमी उससे इतना प्यार नहीं किया करता और ना ही वो उससे सच्चा प्यार किया करता है।
इसके बाद विजय वहां से जाने लगता है। जैसे ही विजय उससे थोड़ी दूर निकल जाता है तो उसके बाद मधु उसे आवाज लगाती है और कहती है कि भैया क्या आपका फोन मिलेगा। तो इसके बाद विजय समझ जाता है कि ये फोन किस वजह से मांग रही है, तो वह फौरन से अपना फोन आगे बढ़ाकर उसे दे देता है और मधु वहां से सीधा अपने पिता के नंबर पर फोन मिला देती है। इधर मधु के घर में जैसी बेटी गायब हुई थी और उसे गायब हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे, तो घर के अंदर हड़कंप मच जाता है और वो लोग इसे उधर उधर ढूंढ रहे थे। और जो मधु के पिता थे वो इस बात की काफी ज्यादा टेंशन लिए हुए थे। तभी उसके पिता के नंबर पर फोन बजता है जो कि अननोन नंबर था। इसके बाद मधु के पिता उस फोन को उठाते हैं इसी आशा में कि हो सकता है उनकी बेटी बात करना चाहती हो। इसके बाद जैसे ही उधर साइड से मधु हेलो कहती है तो उसके बाद उसका पिता फूट फूट कर रोने लगता है और जब पिता को रोता हुआ देखती है बेटी फोन पर तो उसके बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने पिता से माफी मांग वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमने के लिए आ गई थी और मैं वापस आ रही हूँ, कुछ देर में ही मैं आपके पास पहुँच जाऊंगी। विजय मधु को अपना नंबर दे देता है और कहता है कि बहन कभी भी जिंदगी में अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ और मुझे सही राह देखनी है तो बेशक से मुझे फ़ोन कर सकती हो, क्योंकि मधु विजय का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। इसके बाद जो विजय होता है उसे ट्रेन में बिठा देता है और मधु वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही पिता अपनी बेटी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। पूछने लगता है कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है। तो इसके बाद मधु अपनी पूरी कहानी अपने पिता को साफ साफ बता देती है। अब जब पिता विजय की पूरी कहानी मधु के मुंह से सुनता है तो उसे भी लगता है कि अगर बेटी प्रेम करती है तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो इसी वजह से वह मधु से उसके प्रेमी को फोन मिलाने के लिए कहता है। तो मधु अपने पिता के नंबर से ही उसके प्रेमी को फोन मिला देती है और इसके बाद मधु का पिता उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो अपने माता पिता को मेरे घर पर भेज दो और वो लोग शादी की बात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मधु का प्रेमी होता है वह उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो इसी वजह से वह उनसे साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, वो तो खामखा ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मधु का पिता फोन को स्पीकर पे करके बात कर रहा था और वहीं पर भी मधु बैठी हुई थी। जैसे वो इस बात को सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये कौन सा प्यार था जिस प्यार के लिए मैं अपने पिता तक को छोड़कर जा रही थी। इसके बाद मधु की आंखें खुल जाती हैं और वह एक बार फिर से अपने पिता से माफी मांगती है। इसके बाद उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और मधु वहीं पर हंसी खुशी रहने लगती है। मधु के पिता विजय से भी बात करते हैं और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, क्योंकि जब उसके प्रेमी से हमने बात की तो उसने इस तरह से कहा। इसके बाद विजय कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि आपकी बेटी के अंदर मुझे मेरी छोटी बहन दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद जो मधु के पिता होते हैं वो उसे अपना एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि भाई अगर कभी यहाँ पर आना हो तो जरूर से अपनी पत्नी सीमा के साथ यहाँ पर आना। अब इस बात को सुनकर विजय हंसने लगता है और कहता है कि अंकल जी, मेरी कोई पत्नी सीमा नहीं है और ना ही कोई मेरी प्रेम कहानी थी। मैं तो एक छोटा सा लेखक हूँ, कहानियां लिखा करता हूँ। ये मेरी एक लिखी गई कहानी थी। जब मधु को घर से भागते हुए मैंने देखा तो उसे एक कहानी सुना दी और इस कहानी को सुनने के बाद उसे सद्बुद्धि मिल गई। तो विजय मधु के पिता को अपना एड्रेस दे देता है और कहता है कि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी और ऐसे लव वव का कोई भी चक्कर नहीं था, घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी और हमें 2 बच्चे हैं। और कहता है कि जब भी आपका मन करे आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।